ये आपके रिटर्न को बढ़ाने वाला फॉर्मूला नहीं है। ये आपको बहुत बुरे दिन में रोने से बचाने के लिए ये एक तरह से समझिए इंश्योरेंस है। डॉलर के बजाय सोना एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट एसेट हो गया है बहुत सारे सेंट्रल बैंकर्स के लिए। जब तक आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट अगर कोई नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस मत खरीदिए, जैसे हो तुरंत लीजिए और वहाँ पे भी ये लिबरली एस्टिमेट करके लीजिए। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, जिस तरह एक मजबूत घर की नींव सबसे ज़रूरी होती है, उसी तरह निवेश की नींव है एसेट एलोकेशन, यानी कि आपका पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट कहाँ किन किन एसेट्स में कैसे कैसे बंटा हुआ होना चाहिए। आज इसी को विस्तार से समझेंगे और हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सरल शब्दों में हम लोग यही समझना चाहेंगे सर कि एसेट एलोकेशन आखिरकार है क्या। जो कहा जाता है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, एक ही टोकरी में सारा अपना मत रखिए, गिरेगा तो सब एक साथ फूट जाएगा। इसलिए आपको अलग अलग तरीके का इक्विटी होता है ग्रोथ के लिए जी, डेट होता है स्टेबिलिटी के लिए, गोल्ड साइकोलॉजिकली और अदरवाइज भी लग रहा है कि एक बेसिक सिक्योरिटी आपको देता है, सुरक्षित एसेट है। और लेकिन प्राइमरीली इक्विटी और डेट तो आपके पास होना ही चाहिए, और एक मकान होना चाहिए ताकि सब कुछ अगर उथल पुथल हो जाए तो आपके पास शेल्टर रहे या किराया नहीं देना पड़े। तो ये आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। और इक्विटी डेट में आप कितना स्टेबिलिटी चाहते हैं और कितना ग्रोथ चाहते हैं, और इसका बैलेंस, इसका निर्धारण आप ही को करना है कि कितना पैसा आपका कम दिन में चाहिए होगा, कितना पैसा बहुत सालों तक नहीं चाहिए होगा। उसी को आप बढ़ा सकते हैं जो कि बहुत सालों तक नहीं चाहिए जी, कम समय में चाहिए वो उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि जब ज़रूरत हो तब आप निकाल पाइए। तो इसी को अचीव करने के लिए आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड करना पड़ता है कि अगर आपके पास 100 रुपये आज इकट्ठा हो गया है तो कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कितना पैसा डेट में होना चाहिए, कितना पैसा सोना में होना चाहिए, या आपका कितना पैसा मकान में आप लगा सकते हैं उसको छेड़छाड़ किए बिना जी। इसका निर्धारण आपके लिए ज़रूरी है। इसे इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है सर? ज़रूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि हम लोग का मन बाज़ार के साथ और किस तरह का रिटर्न मिल रहा है उस पर आधारित रहता है। हमारा मन बदलता रहता है। बाज़ार अगर आपने पैसा लगाया और पैसा बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना लगा हुआ, इतना हो गया है, तो आप खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि डेट में लगाना बड़ा बेवकूफ़ी का काम है, नहीं लगाना चाहिए। और जब बाज़ार गिरता है तो लोग अचानक बोलने लग जाते हैं कि इक्विटी में कभी छूना भी नहीं चाहिए, बाज़ार ऐसा ही है, ये उथल पुथल कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये दोनों ऐसा ही रहने वाला है जी। इक्विटी आपको ग्रोथ देगा, ये आपको स्टेबिलिटी देगा, और ये दोनों अपने उतार चढ़ाव के साथ, इक्विटी तो उतार चढ़ाव के साथ ही देगा। और गोल्ड का भी लोगों का एक्सपीरियंस पिछले 2-4-5 साल में बहुत अच्छा रहा है कि एक सेफ्टी के साथ आपको डिसेंट रिटर्न दे पाया है। लेकिन कभी कभी यहाँ गिरावट भी देखी जाती है। इसके बाद एलोकेशन के बाद ज़रूरी है कि आप इस एलोकेशन को सोचने के बाद कि आपको लगता है कि आप रिटायर कर गए हैं, आपको पेंशन मिलता है, ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, और आप एक लो मेंटेनेंस पोर्टफोलियो चाहते हैं। आप चाहते नहीं कि बाज़ार के बारे में आपको रोज़ रोज़ चिंता करना पड़े। तो आप अगर मान लीजिए, और इस पैसे से आपको कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, ये आपके बच्चों के लिए या ये आपका लेगेसी का पैसा है, आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं, तो ऐसे पैसे को अगर आप आधा इक्विटी आधा डेट में लगा देते हैं, तब भी अगर आप पीरियोडिकली रीबैलेंस करते हैं, साल में एक बार भी रीबैलेंस करते हैं, और रीबैलेंस करने के समय कोई फंड अच्छा जो नहीं कर रहा है उसको हटा दिया, कोई जो ज़्यादा अच्छा कर सकता है उसको ले लिया, और ये उसी फेरबदल में ये बदलाव भी हो जाएगा और रीबैलेंस भी हो जाएगा। अगर आप ये कर देते हैं, एक लो मेंटेनेंस पोर्टफोलियो है, और इससे बाजार जब बहुत गिरेगा, अगर 2008 जैसी स्थिति फिर दोबारा हो जाए और आधा पैसा इक्विटी आधा पैसा डेट में लगा रहे, तो जब आधा पैसा आपका लगा हुआ इक्विटी में आधा हो जाएगा तब आपका पैसा केवल 1/4 ही गिरेगा जी। और उस समय अगर आपके पास कुछ सोना भी लगा होता तो वो सोना आपका न गिरने के बजाय उस समय खास रफ्तार से बढ़ गया था। तो एसेट एलोकेशन का ये फ़ायदा है सबसे। ये आपके रिटर्न को बढ़ाने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये आपको बहुत बुरे दिन में रोने से बचाने के लिए
ये एक तरह से समझिए इंश्योरेंस है। अच्छा सर, कोई भी निवेशक ये कैसे तय करे कि उसका जो पैसा है कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड वगैरह? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये दो चीज़ पे प्राइमरीली निर्भर करता है कि आपको कितने दिन के लिए पैसा लगाना है और बाज़ार से आप कितना परिचित हैं, उस उतार चढ़ाव को आप कितना झेल सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उम्र का होता है, लेकिन उम्र अगर आप छोड़ भी दीजिए, अगर आप केवल इन दो चीज़ पे ही फोकस कीजिए कि आपका पैसा कितने दिन के बाद आपको ज़रूर चाहिए और किसी ज़रूरी काम के लिए चाहिए। मेरे 35 साल के देखने की वजह से मेरा अलग तरीके का भरोसा है कि 5 बार मैंने ऐसे बाज़ार में भारी उथल पुथल देखा है, भारी गिरावट देखा है। एक ऐसा लंबा 10 साल देखा है जिसमें कि बाज़ार ऊपर गया, नीचे गया और 10 साल में कहीं गया ही नहीं। 1992 से लेकर के 2002 का जो 10 साल था, उसमें 4000 सेंसेक्स पहुंचा था 1992 में और दोबारा 4000 2003 में पहुंचा। तो और इस बीच में बहुत बार ऊपर हुआ, बहुत बार नीचे हुआ, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी नई कंपनियां आ गई और पूरे देश का इकोनॉमी बदल गया जी। तो और उसके बाद फिर वो जो 4000 से 20000 होने में अगला 5 साल ही लगा। तो ये बाज़ार का कैरेक्टर है, ये बाज़ार का उतार चढ़ाव है और जो इससे परिचित है उसको कम घबराहट होगी। और इसमें आपका उम्र का एक थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है जी, कि अगर आप नौकरी शुरू करते हैं और कमाते हैं और अच्छा खासा बच जाता है और आप तरक्की कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है जी। और आप उस अपने नौकरी पे भरोसा करते हैं, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि चलिए अभी तो बहुत दिन कमाना है जी। तो उसका भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है आपके अपने रिस्क टॉलरेंस में कि आप अपने मेन आमदनी के स्रोत के बारे में अगर आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा सर, थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग समझना चाहें कि कौन सा एसेट जो है, जो आप तमाम एसेट्स की हम बात कर रहे थे, वो क्या काम करता है? इक्विटी आपको ग्रोथ देता है। इक्विटी आपको ग्रोथ इसलिए देता है कि आप जब इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड के ज़रिए या किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, क्योंकि आप किसी कंपनी का शेयर सीधे तौर पे भी खरीद सकते हैं, तो अच्छी कंपनी की निशानी ये है कि आप अपना प्राइस असर्ट कर पाइएगा और लोग उसके लिए दाम देंगे, अगर वो कोई अनिवार्य चीज़ नहीं भी है तब भी। तो इसी भरोसे पे इक्विटी चलता है और इस वजह से उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा रिटर्न देगा। और लेकिन कम समय में इक्विटी रोज़ चूँकि बाज़ार खुलता है, रोज़ लोग उसका तापमान नापते हैं, रोज़ सुबह बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बोली लगाते हैं कंपनियों का, तो एक दिन में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, बल्कि मेरे लिए तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि कल जब बाज़ार खुलेगा तो क्या होगा। लेकिन ये मुझे पता है कि अगले 5 साल में भारतीय बाज़ार अभी की तुलना में अच्छे खासे स्थिति पे रहेगा अगर इस तरह का इकोनॉमिक मोमेंटम जारी रहा तो ये इक्विटी का आधार है। डेट का आधार है कि आप पैसा उधार दे रहे हैं, मुझे आपका रिस्क नहीं चाहिए, समय पे मुझे आप ब्याज दीजिएगा और एक खास मियाद के बाद मुझे आप मेरा पूंजी वापस कर दीजिएगा। आप जब भारत सरकार को देते हैं तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। आप किसी सरकारी बैंक को देते हैं तो वो एक अलग है, आप इस भरोसे पे दे रहे हैं कि ये बैंक तो डूबेगा नहीं और सरकार भी आपको पैसा समय पे वापस कर देगी, तो वहाँ पे रिस्क कम होता है, रिटर्न आपको, और वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है फिक्स्ड इनकम जी। दूसरा, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा उससे रिटर्न दे तो रिस्क बढ़ रहा होगा और उसके बारे में आप तैयार रहिए। और सोना तो अब आप जानते ही हैं कि सोना खरीदिए और लॉकर में रखे दाम बढ़ जाता है। और चूंकि अभी पिछले 3-4 साल में एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट बना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स डॉलर रखने के बजाय सोना रखने लगे हैं और अच्छा खासा, बल्कि डॉलर के बजाय सोना एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट एसेट हो गया है बहुत सारे सेंट्रल बैंकर्स के लिए। इस वजह से सोने का एक नया डिमांड क्रिएट हुआ है और इस वजह से लगातार ये दाम बढ़ रहा है। और ख़ासकर जब भी बाज़ार में बहुत अनिश्चितता होती है तो लोग सुरक्षित साधन ढूंढ रहे होते हैं और उसमें सोना खरा उतरा है। और रियल एस्टेट आपका घर है और उसके बाद फिर अगर आप निवेश के नज़रिए से देखते हैं तो आप इस उम्मीद में लेते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का जो कैरेक्टर है वो करीब करीब एक हाइब्रिड सा है, क्योंकि आप रियल एस्टेट इस उम्मीद पे लेते हैं कि इसका दाम बढ़ेगा, ये फ्लैट का दाम बढ़ेगा, मकान का दाम बढ़ेगा, ज़मीन का दाम बढ़ेगा, और उससे आप जब किराया आपको मिलने लग जाता है तो जब तक आप उसको बेचने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तब तक उस पर आपको किराया मिल रहा है, आपको समझिए कि तनख्वाह मिल रहा है। तो आपके
उससे आपको पीरियोडिक इनकम भी मिल रहा है और आप उसको अप्रिसिएशन की उम्मीद से आप उसको होल्ड भी कर रहे हैं। तो यही इसका अंडरलाइंग कैरेक्टर है और ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि बाज़ार में जादू हो रहा है, आप लगाए और बढ़ गया, और कई बार आप लगाए और गिर गया, जिस वजह से लोग घबरा के। आप समझिए, आपको जब ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है और कैसे काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे आपको पता रहे कि आपका पैसा कंपनियों का शेयर खरीदने के लिए लगा हुआ है, ये पैसा आपने उधार दिया हुआ है, और इस पैसे से आपके, अगर आप सोना खरीदे और लॉकर में रखा है तब तो बात ही अलग है, जेवर है तो तब तो आपको पता ही होगा, बल्कि उस पर तो नज़र कोई रख रहा होगा। लेकिन अगर आप गोल्ड फंड खरीदते हैं या कुछ करते हैं तो समझिए कि पीछे कहीं लॉकर में सोना रखा हुआ है और उसके आप मालिक हैं। क्या सर एक बार सेट करने के बाद एसेट एलोकेशन को बदलना किसी निवेशक के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल, आपकी स्थिति बदले, एलोकेशन बदलिए हालात के हिसाब से। अगर आप नौकरी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए कि आपके 50,000 1 लाख रुपया है कि तब कभी भी कुछ दिक्कत आ जाए। और ये सब कुछ आपके इंडिविजुअल सिचुएशन पे निर्भर करता है। अगर आप सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन आसानी से जा नहीं पाती है, तो आप थोड़ा निश्चिंत रह सकते हैं। आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे कि आपका करियर भी बड़ा वॉलेटाइल है, अच्छा आमदनी होता है, आपके स्किल्स को लोग वैल्यू करते हैं, आप काम करते हैं और आज पैसा मिलता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी काम नहीं मिलता है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आपको इमरजेंसी फंड ज़्यादा चाहिए। अगर आप एक ऐसे और ये इसका आकलन केवल आप ही कर सकते हैं। और इस समय आपको ये जब इसका आकलन करें तो इसको पेसिमिस्टिकली करिए और उसका जो इंतज़ाम करें वो भी आप कंजर्वेटिवली कीजिए। कि आपको लगता है कि फर्स्ट केस में आपका नौकरी चला गया तो 3 महीने में मिल जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपका कल ही अगले महीने चला जाता है और 6 महीने तक नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? और उसकी तैयारी, आपका हर महीने अगर 50,000 रुपये खर्चा है तो आप सोचिए कि नहीं, जब नौकरी जाएगा तो आपको 60,000 रुपये चाहिए होगा किसी वजह से। तो अगर आप ये दोनों और ये एक मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है जो कि अकाउंटिंग में कहा जाता है कि ये एक प्राइमरी प्रिंसिपल है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह के एस्टिमेट्स और बजटिंग में भी आपको यही करना चाहिए। सबसे आखिर में सर, एसेट एलोकेशन को लेके बिगिनर्स के लिए क्या टिप्स देंगे आप जो नए निवेशक हैं? सबसे पहले तो आप आकलन कीजिए कि आपके पास इमरजेंसी का पैसा कितना होना चाहिए। और अगर आप बाजार और जब आप निवेश करने के लिए जाते हैं तो बड़ी सारी कठिनाई होती है। पैसे की ज़रूरत इतनी होती है शुरुआत में कि शुरुआत करने में ही लोग बहुत समय लगा देते हैं जी। तो और उसके बाद फिर आप नया बहाना ढूंढते हैं कि कैसे नहीं किया जाए। और उसमें से एक सबसे बड़ा बहाना होता है कि हमको पता ही नहीं कहाँ करना है, इसलिए नहीं करते हैं। तो जब आपको नहीं पता है कि क्या करना है ना, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए या लिक्विड फंड में लगाइए। अगर आप एक शहर में आकर के अपना काम शुरू कर रहे हैं और तो इमरजेंसी की तैयारी कर लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस रखिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके इमरजेंसी प्लान का ही पार्ट है जी। अगर आप एक बार अस्पताल गए तो आप 3 साल के लिए गरीब हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति बनी कि आपको अस्पताल जाना पड़ा, एडमिट होना पड़ा, तो ये बड़ा सरप्राइज़ होगा और उस समय आप नेगेटिव हो जाएंगे, आप उधार लेंगे और ज़रूरत होगी। तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर आपके पास होना चाहिए। और जब तक आपके डिपेंडेंट्स नहीं हो, जब तक आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट अगर कोई नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस मत खरीदिए। जैसे हो तुरंत लीजिए और वहाँ पे भी ये लिबरली एस्टिमेट करके लीजिए जी। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए और उसके बाद जितना बचे, अगर आप इक्विटी फंड नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इंडेक्स फंड में लगाइए। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगा रहे हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए। अगर आप शुरुआत जल्दी कीजिए। और एक बार जब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि छोटी रकम से एक पूंजी इकट्ठा हो जाती है तो फिर उसके बाद एक अच्छे इक्विटी फंड का चुनाव कीजिए और लगातार लगाइए और अपने आप वो जादू सेल्फ एविडेंट हो जाएगा कंपाउंडिंग का। धन्यवाद सर, एसेट एलोकेशन को इतनी सरल भाषा में हम लोगों को समझाने। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आज के एपिसोड से मेरा जो टेक अवे है वो ये है कि निवेश की असली ताकत रिटर्न से नहीं, सही एलोकेशन से आती है। आज का एपिसोड, इसका लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए। अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल मन में है तो हमें लिख के ज़रूर भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।